मैं शशिकांत लक्ष्य सेतु क्लासेस से आज आपको हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का 1857 की क्रांति जो आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो अगर हम भारत के बारे में बात करें, जो खास करके आधुनिक भारत के इतिहास को, तो आप ये पाएंगे कि 1857 की क्रांति भारत के आधुनिक भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम माना जाता है, जिसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग संज्ञा दी। किसी ने संज्ञा ये दी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, किसी ने ये भी कहा कि ये केवल एक सिपाहियों का विद्रोह था, और कुछ लोगों ने इसे ये भी कहा कि ये छुटपुट लड़ाई थी जिसमें हिंदू और मुसलमान एक होकर अंग्रेजों से छोटी मोटी लड़ाई करने के लिए तत्पर थे। तो उसके बारे में सबसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत की परिस्थिति कैसी थी। तो अगर हम भारत की परिस्थिति देखें तो हम ये जानते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम ये देखते हैं, अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो प्लासी का युद्ध हमारे यहाँ ये दिखाई देता है कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, और इस 1757 से लेके 1857 तक इन 100 सालों में अंग्रेजों की जो नीतियां थी भारत विरोधी रही। चाहे वो हम आर्थिक कारण को देखें, चाहे राजनीतिक कारण को देखें, या सामाजिक कारण को देखें, या फिर सिपाही विद्रोह को देखें, या फिर उसके त्वरित कारण को देखें। तो उन कारणों के जाने से पहले हम किसी और बातों पे ध्यान देंगे। इन 1757 से 1857 के बीच की हम बात करें तो इस समय, जिस समय भारत की क्रांति भारत में शुरुआत होती है, उसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं पाम्पस्टन, और भारत का गवर्नर जनरल है कैनिंग, और मुगल शासक जिसे बहादुर जफर कहा जाता है, जो कि भारत में संपूर्ण शासक के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे, जिसमें सारे लोग मुगल बादशाह को अपना राजा मानते थे। और हम आगे बात करें तो इसमें हम 4 चीजों को देखेंगे 1857 की क्रांति में। तो 1857 की अगर हम बात करें तो इसको हम 4 हिस्से में बांटते हैं। पहली बात की जाए राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण की बात की जाए तो राजनैतिक कारण में हम क्या देखेंगे, 1757 से 1857 के बीच इन 100 सालों में अंग्रेजों ने अपनी बहुत सी नीतियां लाई। हम जो सबसे महत्वपूर्ण नीतियों की बात करेंगे वो नीतियां क्या हैं? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया सहायक संधि, जिसे हम इंग्लिश में कभी कभी कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो ये जो सहायक संधि था, इसमें ये बोला गया कि वो राज्य जो अंग्रेजों की सहायता करते हैं, वो राज्य जो अंग्रेजों की सहायता करते हैं, अंग्रेज उन्हें किसी दूसरे राज्यों से अगर युद्ध होता है तो अंग्रेज सरकार और अंग्रेज सरकार की सेनाएं उनकी मदद करेंगी उस युद्ध को लड़ने के लिए। दूसरी बात यहां पे की जाती है लॉर्ड डलहौजी की लाई गई व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत का सिद्धांत देखें तो व्यक्तिगत के सिद्धांत की जो बात कही जा रही है, जिसे लॉर्ड डलहौजी लाते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी ने इस व्यक्तिगत के सिद्धांत में बताया वो राजा जिसका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, वो राजा अब किसी को भी अपना पुत्र दत्तक पुत्र के अवध में नहीं ले सकता, कि आप किसी दूसरे राजा को पुत्र को ले लिए या फिर अपने राज्य से ही किसी बच्चे को दत्तक पुत्र में स्वीकार कर लिया और उसे भविष्य में जाके आप राजा बना दिए। ये सारी चीजें लॉर्ड डलहौजी द्वारा हटा दी गई, और जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो राजा महाराजा भारत के थे उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि आने वाले समय में अगर ये दोनों पॉलिसियां रही, सब्सिडरी अलायंस हो गया, या फिर हम लॉर्ड वेलेस्ली की बात की जाए जिनकी सहायक संधि थी, इससे राजा महाराजों को अपने राज्यों के हितों को लेकर उन्हें डर सताने लगा। तो ये राजनीतिक कारण का हिस्सा था। अगर हम दूसरी बात करें आर्थिक कारण, आर्थिक कारण की अगर हम बात करें तो आर्थिक कारण में हम क्या देखते हैं, करों की वृद्धि।
अब करों की वृद्धि अचानक से एक दिन तो आएगी नहीं, ये कई वर्षों का। तो इसमें क्या देखा गया, सबसे पहली चीज करों की वृद्धि में अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त लाया था। और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसमें जो दूसरा आया उसको बोलते हैं महलवारी। और तीसरी जो इसमें हमें देखना है, जिसे हम बोल देते हैं कभी कभी परमानेंट सेटल सिस्टम या सूर्यास्त सिस्टम। तो अस्थाई बंदोबस्त जो हमारे यहाँ लाया गया वो देखी जाती है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसके अंदर क्या था, जो जमींदार वर्ग था उन्हें एक एरिया दिया जाता था, एक क्षेत्र दिया जाता था जिससे वो किसानों से लंबे समय तक कर की वसूली करे, और वो पैसा अंग्रेजों को कुछ हिस्सों में दिया भी जाता था। तो लेकिन अगर कोई जमींदार अगर वो पैसा देने में असमर्थ रहा, किसी कारणवश वो पैसा उन्हें नहीं मिल पाया, तो अंग्रेज सरकार उनके द्वारा जो उनके पास जमीनें थी उसका वो लोग क्या करते थे, नीलाम करा देते थे। ये चीजें दिखाई देती हैं। तो ये आर्थिक कारण का हिस्सा था हमारा। अगर उसके बाद हम तीसरी बात करें सामाजिक कारण और धार्मिक कारणों का, तो सामाजिक कारण में हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी चीज, भारत एक ऐसा देश था जो अपने समाज में जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उसको लेके बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। जिसे बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए तो वो बहुत ज्यादा रेडिकल थे। और रेडिकल को हम आम भाषा में बोले तो रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी ख्याल क्या था, यहाँ पे दो चीजें हटाई गई अंग्रेजों के द्वारा। पहली बात हटाई गई थी सती प्रथा, दूसरा हमने देखा था विधवा पुनः विवाह। ये दो चीजें थी। तो सती प्रथा को अंग्रेजों ने 1829 में हटाया और विधवा पुनः विवाह को भी उसी के आसपास के समय 1856 के समय ही से हटा दिया गया था। लेकिन जो भारतीय समाज थी जो इस व्यवस्था को अपने समाज का एक हिस्सा मानती थी, उन्हें इस बात का दर्द हुआ कि अंग्रेज सरकार अब तक केवल मेरे राजनैतिक और आर्थिक कारण में अपना सहभागिता दिखा रहा था, अपना हस्तक्षेप दिखा रहा था, जिससे भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रही थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक और धार्मिक चीजों में, तो सामाजिक में हमने देखा सती प्रथा, जिसमें हम ये जानते हैं कि औरतों को अपने हस्बैंड के साथ चिता के ऊपर जला दिया जा रहा है। और दूसरा इसमें देखा जाता है विधवा पुनः विवाह में, जहां पे जो स्त्रियां विधवा हो गई उन्हें पुनः विवाह करने की इजाजत दी जाती है। धार्मिक कारण में अगर हम बात करें तो 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 के चार्टर एक्ट में अंग्रेज सरकार ने भारत में ईसाई मशीनरियों को लाना शुरू कर दिया था। और 1833 के चार्टर एक्ट में जब ईसाई मशीनरी भारत आते हैं, जिसे हम फादर कहें, तो ईसाई मशीनरियों ने यहाँ प्रमुख एजेंडा बना लिया यहाँ अपना, भारतीयों का धर्म परिवर्तन। तो ये जो भारतीयों का धर्म परिवर्तन था, तो ये केवल बात कहने से नहीं हो जाता। तो वो भारतीयों के अंदर इस बात का भरोसा दिलाते थे कि उनके धर्म में, उनके पूजा पाठ की पद्धति में, उनको ईश्वर के मानने की पद्धति में कुछ न कुछ कमियां हैं। अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो यहाँ पे अगर हम हमारे फेमस इतिहासकार हैं डॉक्टर यदुनाथ सरकार, उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बात बताई, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतिहासकार ने बताया इस बात को कि उन्होंने कहा कि
चौराहे पर जाकर भीड़ इकट्ठा की जाती थी अंग्रेजी मिशनरियों द्वारा, और वहां पे ईश्वर की प्रतिमाएं ले जाती जाती थी। अगर हम एग्जाम्पल दें, अगर हमारे ईश्वर की प्रतिमा राम की बात करें, और अपने साथ में ईसाई क्रिश्चियन जो उनके साइन होते हैं उन्हें लाते थे, और उसे आग में डाला जाता था। और जो जो भी प्रतिमाएं लाई जाती थी वो दो चीजों से बनी होती थी। अगर हिंदू देवी देवता है तो उन्हें हम लकड़ी का बनता हुआ पाएंगे, और जो ईसाई के जो साइन थे उन्हें हम क्या देखते थे, वो कांसे से बनी होती थी, कांस्य से बनी होती थी। और जब दोनों को आग में डाला जाता था तो बेसिकली सी बात है कि लकड़ी की जो चीजें बनी होती है वो आग में जल जाती थी। तो इस चीजों से वो ये साबित करने की कोशिश करते थे कि जो ईश्वर अपने अपने आप को आग से सुरक्षा नहीं दे पाया, वो तुम्हें कैसे किसी और चीजों से सुरक्षा दे पाएगा। इस तरीके से उन्होंने सामाजिक और धार्मिक चोट भारतीयों के ऊपर पहुंचाना चालू कर दिया। उसके बाद हम अगली बात करें, जो अगला इसमें था, हम इसमें देखेंगे सिपाही के बारे में। तो सिपाहियों के बारे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भेदभाव हुआ। भेदभाव किस किस वजह से दिखाई दे रहा है? सिपाही कभी भी सूबेदार के पोस्ट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये भी था। और साथ में जो उनकी सैलरीज थी, जो उनको वेजेस मिल रहा है, उसमें भी भिन्नताएं मुझे समझ में आई। भिन्नता क्या देखी जा रही है कि अगर उनके पास किसी को 4,000 दिया जा रहा है, वही उसी पोस्ट पे इंडियन काम कर रहे हैं तो उन्हें केवल 700-800 रुपए दिए जा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सिपाहियों का ये विश्वास था कि जो लोग भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो हम भारत की बात की जाए तो विश्व युद्ध जब 1914 में हमारे यहाँ होता है, प्रथम विश्व युद्ध, तो अंग्रेज सरकार जबरदस्ती भारतीय सिपाहियों को लड़ने के लिए भारत से समुद्र पार भेजता है। और भारतीय सिपाहियों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनको इस बात का विश्वास था कि जो लोग भारत से दूसरे देश में चले जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उसे समाज में छुआछूत की भावनाओं को देखना पड़ता है कि उन्हें लोग अनटचेबिलिटी मानेंगे, और क्या समझेंगे कि वो क्या है, अछूत हैं। तो ये चीजें थी। भारत में अंग्रेजी सरकार ने सिपाहियों को जबरदस्ती वहां युद्ध करने के लिए भेजा, और उनकी जो सैलरीज थी, सैलरीज में भी काफी डिफरेंसेस थे। ये सिर्फ चीजें हैं। उसके बाद हम जो इसका जो त्वरित कारण था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएट कॉज, त्वरित कारण। तो त्वरित कारण की अगर हम बात करें तो त्वरित कारण क्या होता है कि अंग्रेज सरकार ने या एक बंदूक लाते हैं यहाँ पे, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इनफील्ड राइफल के नाम से। तो ये जो इनफील्ड राइफल हमारे 1857 के समय यूज होता है, इसमें सबसे बड़ी जो अफवाहें की जाती हैं, शुरू में अफवाह ये होती है कि ये बोला जाता है कि इस बंदूक में जो गोली लगाई जा रही है, इसके जो कॉर्क बने हुए हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो अगर हम भारतीय हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं के लिए गाय एक पूजनीय है, और मुस्लिम कम्युनिटी के बाद से बात करें तो मुस्लिम में, इस्लाम में इसे हराम बताया गया है। तो भारतीयों में ये बात की ज्यादा समस्या दिखाई देने लगी कि भारतीयों को ये विश्वास होने लगा कि अंग्रेज सरकार अब हमारे धर्म के ऊपर भी क्या कर रही है, अपना हस्तक्षेप कर रही है, और जबरदस्ती हमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। इसको देखते हुए जब ये बात साबित हो जाती है, जब ये बात बंगाल में शुरुआत होता है, बंगाल में उस समय का बंगाल, जब भारत में विभाजन नहीं हुआ है, और बंगाल के जो दमदम में जो सबसे पहली सूचना जो उठी, ये दमदम में जो आज के हमारे बांग्लादेश में मौजूद है। तो ये जो चीजें हमें दिखाई देती है, दमदम से शुरुआत हुआ, और दमदम से आगे उठते हुए ये बैरकपुर पहुंचा।
अब बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के 34वें रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे के द्वारा इसका विरोध किया गया। और इस विरोध में हम क्या पाते हैं कि मंगल पांडे ने जब इसका विरोध किया तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें पहले शुरू में समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये साबित हो जाती है कि हाँ उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली है, तो उन्होंने गुस्से में अंग्रेज सरकार के 2 सैनिकों को मार दिया। और जिससे हम क्या देखेंगे कि 23 में 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई, और जिसकी वजह से बंगाल के पूरे छावनी में, चाहे वो दमदम रहा या बैरकपुर रहा, वहां पे विद्रोह बढ़ जाता है और ये विद्रोह मेरठ तक पहुंचता है। और मेरठ से ये विद्रोह दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली में उस समय जो मुगल शासक थे, जिसे हम जानते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड, तो ये बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं और सारे विद्रोही इन्हें अपना उस विद्रोह का नेता बना देते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर, जिस समय ये विद्रोह चल रहा है, उस समय बहादुर शाह की एज अगर हम बात करें तो बहादुर शाह की एज उस समय 62 ईयर्स की हो चुकी थी। अगर हम 62 ईयर्स की बात करें तो बहादुर शाह उस समय फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उस युद्ध का नेतृत्व कर सके। तो बहादुर शाह जरूर उस विद्रोह के लीडर बने, लेकिन उनके बिहाफ पर वहां बहादुर शाह की जगह जिसने काम किया उसका नाम था बख्त खां। बख्त खां ने बहादुर शाह जफर की जगह पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और हम क्या देखेंगे कि इस युद्ध में हम क्या देखेंगे कि हम ये पाएंगे कि दिल्ली को बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली को आजाद करा दिया जाता है। और इस तरीके से पूरे खास करके भारत के प्रिंसली स्टेट में, चाहे वो लखनऊ की बात हो, चाहे कानपुर की बात हो, चाहे हम झांसी की बात करें, चाहे अवध की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, इन सभी जगह पर सैनिक विद्रोह होने लगा। तो अगर आपने एग्जाम पॉइंट से हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट में एक चीज सवाल पूछे जाते हैं बार बार कि ये बताया जाए कि दिल्ली से किसने रिप्रेजेंट किया, तो दिल्ली से रिप्रेजेंट हमारे बहादुर शाह जफर ने किया था। और अगर हम दूसरी बात करें अवध से, तो अवध से बेगम हजरत महल अगर हम कानपुर की बात करें तो यहां से जिन्होंने इसका नेतृत्व किया उनका नाम था नाना साहेब। नाना साहेब इस युद्ध में अकेले नहीं थे, उनके मित्र जो थे, जिन्हें हम तात्या टोपे के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में बार बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था, तो इसे ध्यान में देखते हुए हम जानेंगे इनका दूसरा नाम था आत्माराम पांडुरंग, ये इनका नाम था। उसके बाद झांसी से जो रिप्रेजेंट करता है 1857 की क्रांति को, उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार से बात की जाए तो बिहार से थे कुंवर सिंह। इन लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ अच्छे ढंग से लोहा लिया, लेकिन 1857 की क्रांति आगे आने वाले 2 सालों के अंदर में हम क्या देखते हैं, ये बंद हो जाता है। तो इसके कई कारण दिखाई देते हैं, जिसे हम अगर ध्यान से समझें तो मुझे क्या दिखाई देगा, भारत के वो वर्ग जो
इस बात से तैयार नहीं थे कि अंग्रेज सरकार यहाँ से चली जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेज सरकार चली जाती है तो भारत की स्थिति फिर से राजा महाराजाओं के हाथ में चली जाएगी और भारत की स्थिति ठीक वैसे हो जाएगी जो पहले हुआ करती थी, जिसे बोला जाएगा ऑल द पावर हैज बीन टेकन बाय द वन गवर्नमेंट। और सारी पॉलिसी किसी एक के हाथ में जाने की वजह से जो डिसीजन मेकिंग है, जो राजनीतिक काम है, जो आर्थिक काम है, वो किसी एक के हाथ में जाने पे वहां मोनोपोली आ जाएगी और भारतीय जनता का उसमें भागीदार एकदम नहीं रहेगा।